नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम मित्रों। डागोर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत जोरदार स्वागत है। इतिहास विभाग की तरफ से मैं अंकुर सिंह डागोर। आज मित्रों हम आप लोगों से चर्चा करने के लिए आए हैं। आज हमारी पहली क्लास है आप लोगों के यहाँ पर और हम चर्चा करने आए बेसिकली सिलेबस को लेकर के। और ये जो हमारी क्लास है ये पटवार पुलिस एग्जाम को लेकर के है। आप में से जितने सारे बच्चे जो हिस्ट्री आज पहली बार पढ़ रहे हैं या इससे पहले वो कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, हम चीज़ों को या घटनाओं को कोरिलेट करके पढ़ते हैं इतिहास के अंतर्गत बेसिकली। और आज का जो हमारा टॉपिक है विशेषकर वो ये है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है और आपके सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। दोस्तों, दुनिया भर की आप कोई भी एग्जाम दो, आप उस एग्जाम के अंतर्गत दो बातें हमेशा याद रखो। पहली बात कि वो जो एग्जाम है उस एग्जाम का सिलेबस आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हैं ये आपकी स्मार्ट स्टडी होती है। क्लियर? तो पहली बात तो क्या होना चाहिए, उस एग्जाम का जो सिलेबस है वो आपके दिमाग में पूरा का पूरा सेट होना चाहिए। और वो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एड, कोई सी भी, उस सब्जेक्ट का जो खाका है क्रमबद्ध तरीके से आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर मैं इतिहास की बात करूं तो हमें पता होना चाहिए शुरुआत में क्या हुआ, सिंधु घाटी, फिर वैदिक सभ्यता, फिर आपका जैनिज्म, बौद्धिज्म, फिर आपका महाजनपद काल, फिर मौर्य काल। इस तरीके से चीजें हमारे दिमाग में जब तक सेट नहीं होंगी हम चीजों को ठीक तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते। क्लियर? तो आज की जो हमारी क्लास है मित्रों, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग इसी बात को की चर्चा को लेकर के आए हैं कि आज बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या है। क्लियर? जैसा कि आप मेरी पिक्चर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है क्या क्या पढ़ना है। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। इसके अंतर्गत मित्रों हम पढ़ेंगे कि स्रोत तीन प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी। और इन स्रोतों के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। क्लियर? उसके बाद हम पुरातात्विक स्रोतों में पढ़ेंगे सिक्के क्या होते हैं, अभिलेख क्या होते हैं, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्मारक क्या होते हैं, मिट्टी के बर्तन क्या होते हैं, कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से औजार हमको यहां से मिले। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हम दो भागों की चर्चा करेंगे, धार्मिक और धर्मेतर। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो धर्म संबंधी जो कुछ भी चीजें हमको लिखी हुई मिली हैं वो धार्मिक साहित्य है, जैसे जैनिज्म हुआ, बौद्धिज्म हुआ, ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत सारे के सारे वेद, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। धार्मिक ग्रंथ वो बेसिकली ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत। जैनिज्म के अंतर्गत हम लोग आगम साहित्य की बात करेंगे, क्योंकि जैनियों का जो प्राचीनतम साहित्य है वो आगम साहित्य है। और बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हम लोग त्रिपिटक की बात करेंगे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। क्लियर? अगला जो टॉपिक है मित्रों हमारा वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि 2300 से और 1750 ईसा पूर्व तक क्या क्या घटनाक्रम चलता रहा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, इन सब में कहां कहां से उत्खनन हुआ, किस किस ने उत्खनन कार्य करवाया, क्या क्या चीज हमको विशेष यहां से प्राप्त हुई है और कौन कौन से सवाल उस टॉपिक पर बन सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के टाइम पीरियड अभी हमको याद रखना है 2300 से 1750। कौन लोग थे इसको बसाने वाले, किन किन लोगों ने इसको बसाया। क्लियर? और किस तरीके से सभ्यता का पतन हुआ। अब यहां से स्टोरी को समझो। विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताएं थी, मिस्र की, मेसोपोटामिया की, चाइना की और उनमें से एक थी भारत की सिंधु घाटी सभ्यता। इस भारत की सिंधु सभ्यता जो थी यह विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है मित्रों। क्लियर? ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका कार्बन 14 के अकॉर्डिंग जो टाइम माना गया वो माना गया 2300 से 1750। अभी हम सिर्फ कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक पर हम बाद में विशेष तरीके से चर्चा करेंगे। क्लियर? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्रोटोस्लाइड, निग्रिटो, मेडिटेरियन, भूमध्य सागरीय लोगों ने बेसिकली इस सभ्यता को बसाया। फिर अंग्रेजों ने यहां पर आकर के सभ्यता की खोज की, जिनमें 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहली बार इसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करवाया। बाद में आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे खुदाई करना स्टार्ट हो जाता है और इस तरीके से सिंधु सभ्यता प्रकाश में आती है। क्लियर? सिंधु सभ्यता के बाद में अगला जो टॉपिक है मित्रों हमारा वो है वैदिक सभ्यता।
इस वैदिक सभ्यता को बसाने वाले लोग थे आर्य। कौन थे? आर्य। हम चर्चा करेंगे आर्यों के बारे में कि ये आर्य लोग बेसिकली कहां से आए, कौन थे, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। और इस वैदिक सभ्यता को हम लोग दो हिस्सों में पढ़ेंगे। एक है हमारी ऋग्वैदिक सभ्यता, एक है हमारी उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से 1000। उत्तर वैदिक का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 से 600। क्लियर? टोटल रूप में 1500 से 600 तक वैदिक सभ्यता है, 2300 से 1750 तक सिंधु घाटी सभ्यता है। अब ये रहा 2300 से 1750 और मैंने यहां पे क्या लिखा है BC। इसको समझते हैं BC और AD क्या है। पूरे के पूरे इतिहास के दौरान कहीं भी हम लोग एक पॉइंट फिक्स करना चाह रहे थे जिसको हम लोग 0 मान लें। क्लियर? ये मान के चलो हमने कोई लाइन खींची, इसमें इस बीच वाली लाइन को हमने मान लिया 0। अंग्रेज इसकी खोज का अंग्रेजों ने इसकी स्टार्टिंग की तो उन लोगों ने क्या किया, इस 0 को माना ईसा मसीह का जन्मदिन। क्या माना? ईसा मसीह का जन्म, हैप्पी बर्थडे, कि भाई ईसा मसीह का 0 को जन्मदिन हो गया। अब ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं जो आएंगी सारी की सारी वो सब किसके अंतर्गत आएंगी मित्रों? BC के अंतर्गत। ईसा मसीह के जन्म के साथ साथ जन्म के बाद चलने वाली घटनाएं किसके अंतर्गत आएंगी? AD के अंतर्गत आएंगी। जैसे अभी क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है, 2020 AD। क्लियर? तो अब ईसा मसीह आज की तारीख में कितने साल के हो गए हैं? 2020 साल के हो गए हैं। ईसा मसीह से पहले हम 3 घटनाएं पढ़ेंगे। पहली, सिंधु घाटी की सभ्यता 2300 1750, डेटेज उल्टी चल रही है, 2300 2200 2100 1900 1800 1700। दूसरा जो टाइम पीरियड पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता का, 1500 से 600। अगर 1500 से 1600 आता तो AD होता। ये कहाना है 1500 से वापस आ रहे हैं हम पीछे की तरफ, 600 आ रहे हैं। 1500 फिर 1400 1300 1200 फिर आ रहा है 1000 900 800 700 फिर आया 600। 1500 से 600 तक का जो टाइम पीरियड है वो है वैदिक सभ्यता का, जिसमें 1500 से 1000 ऋग्वैदिक और 1600 उत्तर वैदिक। क्लियर? ये वाला टाइम पीरियड। और नंबर 3 पीरियड आएगा इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत, वो है मौर्य काल। कौन सा काल? मौर्य काल, 323 ईसा पूर्व के समथिंग। ये तीनों घटनाएं प्राचीन भारत की किसके अंतर्गत आएंगी? ईसा पूर्व के अंतर्गत आएंगी। बाकी जो घटनाएं हैं हमारी वो सब किसके अंतर्गत आएंगी? ईसवी के अंतर्गत आएंगी, AD के अंतर्गत आएंगी। चाहे आपका फिर वो गुप्त काल हो, चाहे आपका गुप्तोत्तर काल हो, चाहे सुंग कुषाण सातवाहन डायनेस्टी हो आपकी, वो सब किसके अंतर्गत आएगी? इस वाले पीरियड के अंतर्गत आएगी। तो ये हुआ हमारा BC और AD को समझने का तरीका। आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे। अभी हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। क्लियर? फिर हम एक एक चीज पर बात करेंगे बहुत आराम से। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी किस तरीके से BC और AD की स्टार्टिंग होती है। वैदिक सभ्यता के बाद हम लोग देखेंगे मित्रों कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा जो यज्ञ और कर्म कांड थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा इन कर्म कांडों की वजह से, जो कि वैदिक काल के अंतर्गत आपको देखने को मिले उत्तर वैदिक काल में। हर आदमी को स्वर्ग जाना है, लेकिन आदमी स्वर्ग जाए तो कैसे जाए? क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के ठीक पहले का हम अगर काल देखें, इसको समझो एक बार। यह ऋग्वैदिक काल। इस ऋग्वैदिक काल को बसाने वाले लोग थे मूलतः आर्य। कौन थे? आर्य। और याद रखना है, अपने शुरुआती दौर में जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था, और पतन के बाद में उसके बहुत सारे कारण है पतन की, हम चर्चा करेंगे कि भाई बाढ़ इसका कारण रहा, जलवायु परिवर्तन इसका कारण रहा। लेकिन याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो लोग हमको देखने को मिले वो बेसिकली कौन थे? आर्य थे। और ये आर्य थे किसके रूप में? कबीलों के रूप में। किसके रूप में थे? कबीलों के रूप में थे। यानी कि 10-5 लोगों का अपना अपना एक ट्रुप था पूरा का पूरा। एक कबीले के अंदर लगभग 10 से 5 लोग रहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, इन कबीलों ने जब 10-5 कबीले आपस में मिल गए तो ये कबीले बन गए जन।
कौन से काल की बात कर रहा हूं मैं? ऋग्वैदिक काल की। कबीले क्या बन गए? जन। यही जन उत्तर वैदिक काल में जनपद बन जाएंगे, और जनपद के बाद में क्या बन जाएंगे आगे जाकर के? महाजनपद काल में महाजनपद, जो हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे। तो याद क्या रखना है, आर्यों के जो कबीले थे छोटे छोटे 4-5 कबीले, वो मिलकर क्या बन गए? जन। और इस जन का मुखिया कौन था? राजन। जन का मुखिया कौन था? राजन। लेकिन याद रखना है, ये जो राजन था इसके पास में बहुत सारी पावर नहीं थी। इसका सिर्फ काम क्या था? सुरक्षा करने का, रक्षा करने का काम था। उस समय राजा को किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं दिया जाता था। सिर्फ एक टैक्स था राजा के पास में, बलि। याद रखना है, राजा को ऋग्वैदिक काल में एक कर देते थे, एक बलि। लेकिन यह भी कर नियमित कर नहीं था, कंपलसरी नहीं था। किसी भी आदमी को फोर्सली ये नहीं कह सकते कि आपको टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। याद रखना है, ऋग्वैदिक काल में बलि क्या था? अनियमित कर था, नियमित कर नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाकर के हम लोग देखेंगे कि जो बलि था, ये जो राजस्व कर था बलि का, ये अनिवार्य रूप से हो गया उत्तर वैदिक काल में। यानी कि ऋग्वैदिक काल में राजा की शक्तियां जो कम थी उत्तर वैदिक काल में अब बढ़ गई। अब राजा उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे क्या हो रहा है? सुप्रीम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि राजा के पास में यहां पर रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू नहीं है तो सेना नहीं है, और सेना नहीं है तो सेना के पास में बहुत सारे संसाधन नहीं है। उत्तर वैदिक काल में रेवेन्यू आ रहा है आपके पास में अनाज के रूप में। तो आपने क्या किया? अपनी सेना रखना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? इस तरीके से दो पार्टों हम पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक को और उत्तर वैदिक को। तो पहला तो कारण हमको क्या देखने को मिला कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत राजा जो था उसके पास में पावर नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में पावर आ गई। ऋग्वैदिक काल में केवल जन था, उत्तर वैदिक काल में जनपदों के रूप में कन्वर्ट हो गया। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी बताते हैं, उत्तर वैदिक काल में थोड़ी सी डाउन हो गई। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल की, कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त में, जिसे हम लोग पुरुष सूक्त कहते हैं, उसमें वर्ण व्यवस्था दी हुई है। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने वर्ण थे? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अभी समझना है बस घटनाक्रम। क्लियर? लोड नहीं लेना है बिल्कुल भी दिमाग में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो व्यवस्था थी किसके आधार पर थी? कर्म के आधार पर। कौन से काल में? ऋग्वैदिक काल में। जरूरी नहीं है एक ही परिवार के लोग थे सारे के सारे, बाद में जाकर के जाति के रूप में कन्वर्ट हुआ है, बाद में जाकर के धर्म के रूप में कन्वर्ट हुआ है, बाद में जाकर के कास्ट व्यवस्था हमको देखने को मिली है। यानी कि ऋग्वैदिक काल में आदमी के जो श्रम का विभाजन था वो कर्म के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं था। यानी कि अपने एक घर में मान के चलो 4 भाई हैं, एक भाई ब्राह्मण था, एक भाई क्षत्रिय, एक भाई वैश्य और एक भाई शूद्र। इसका हम लोगों ने डिसाइड कैसे किया कि एक बाप के 4 बेटे थे। एक पढ़ा लिखा था, समझदार था, वो किसका काम करेगा? वो बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा, अध्यापन का कार्य करेगा। उसको क्या कह दिया? ब्राह्मण कह दिया। एक बच्चा बहुत ज्यादा शैतान था, हमेशा लड़ने और मरने में और मारने में तैयार रहता था। उसका काम क्या दे दिया भाई कि तू लोगों की सुरक्षा कर भाई, युद्ध लड़के। वो क्षत्रिय हो गया। एक आदमी इसका खेती बाड़ी में मन लगता था, उसे क्या कह दिया कि भाई तू वैश्यों का काम कर, व्यापार कर, खेती बाड़ी का काम कर। और एक आदमी जिस पर कुछ नहीं होता था उससे कहा गया कि तू इन तीनों वर्णों की सेवा कर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की। एक परिवार के 4 आदमियों की बात कर रहा हूं मैं। एक ही परिवार का आदमी ब्राह्मण भी हो सकता था, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र भी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाएगा, चाहे उसको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता हो, अनपढ़ हो, गंवार हो एकदम। क्षत्रिय का बेटा चाहे तलवार के डर के कारण छुप के बैठ जाए, लेकिन तब भी क्षत्रिय का बेटा क्या कहलाएगा? क्षत्रिय कहलाएगा। वैश्य का बेटा उसको खेती और व्यापार नहीं आता, 2 × 2 = 4 होते, ये भी नहीं आता, लेकिन तब भी वो वैश्य कहलाएगा। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। और शूद्र का बेटा क्या कहलाएगा? शूद्र कहलाएगा। यानी कि शूद्र का बेटा चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम क्षत्रिय नहीं हो सकते, कितना भी मेहनती हो तुम क्षत्रिय नहीं हो सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो कर्म व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी, वर्ण व्यवस्था। और उत्तर वैदिक काल में किसके आधार पर हुई? कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर हुई। क्लियर? ये बात समझ में आई? और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा, राजा की शक्ति में बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से कबीले जो थे वो जनों के रूप में हमको देखने को मिले, और ये आगे जाकर के जन उत्तर वैदिक काल में जनपद के रूप में कन्वर्ट हो गए। एक और चीज इंपॉर्टेंट हमको याद रखनी है कि ऋग्वैदिक काल में इन लोगों का सबसे जो मुख्य पेशा था वो था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। ये सब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने अपने पशुओं को ले जाकर के चराया करते थे। ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा हूं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में कृषि की शुरुआत नहीं हुई थी, और पशुपालन के लिए आप लोग देखते होंगे कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं?
गांवों के अंतर्गत बहुत सारे लोग आते हैं भेड़ बकरी लेके, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराने का कार्य करते हैं। वही काम इन लोगों ने किया, यानी कि एक जगह स्थायी रूप से रहकर के लोग नहीं बसे। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देखेंगे कि सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे किनारे एक नगरीय सभ्यता हमको देखने को मिली, जबकि वैदिक सभ्यता के दौरान हम लोग देखेंगे कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे आर्य लोग आए, पशुपालन का कार्य इन लोगों ने किया और उत्तर वैदिक काल में यहां पर होकर के लोग बस गए। विश्व की सभी सभ्यताओं का विकास कहां पर हुआ है? नदी घाटियों के किनारे हुआ है। क्यों हुआ है? पीने के लिए पानी मिल रहा है, ठीक है, शिकार मिल रहा है आसानी से। सारे जंगली जानवर पानी पीने के लिए कहां पाएंगे? नदी तट पर आएंगे सारे के सारे जानवर पानी पीने के लिए। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हमको मोटा मोटा जो अंतर पता चला वो ये पता चला कि ऋग्वैदिक काल के लोग जो कबीलों के रूप में थे वो पशुपालन करते थे, कृषि उनका धंधा नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? जिस आदमी के पास जितने ज्यादा पशु वो आदमी उतने ज्यादा पैसे वाला। समझ में बात आ रही है ना मेरी? जिस आदमी के पास में जितने ज्यादा पशु वो उतना ज्यादा क्या हुआ? पैसे वाला हुआ। और इसीलिए ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा लड़ाइयां किसको लेकर होती थी? पशुओं को लेकर के। एग्जाम में सवाल पूछा गया मित्रों काफी बार। ऋग्वैदिक काल में संपत्ति का मुख्य आधार क्या था? पशु। और लड़ाई का भी मुख्य आधार क्या था? पशु। इसके लिए तुम एक शब्द पढ़ोगे उस समय, पनी। ऋग्वैदिक काल में व्यापारी को भी पनी कहते थे और ऋग्वैदिक काल में भैंसों गायों को जो चोरी करते थे उनको भी हम लोग पनी कहते थे। याद रखना है, पूछा गया सवाल है। हम एक एक पर बात करेंगे बाद में, क्लियर? तो हम लोगों ने देखा कि ऋग्वैदिक काल में जो कबीले थे, इन कबीलों से क्या बन गए? 10-5 कबीले आपस में मिल गए, जन बन गए। और उत्तर वैदिक काल में जन क्या कहलाए? जनपद कहलाए। उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या था मित्रों? कि उत्तर वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की खोज हुई किसकी? लोहे की। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा था क्या? नहीं था। तांबा था और टिन था, और तांबे में टिन मिलाकर के उन लोगों ने एक नई धातु पैदा की, कांसा। इसलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहेंगे। बात करेंगे आराम से हम सब पे, क्लियर? ऋग्वैदिक काल में लोहा था क्या? नहीं था। उत्तर वैदिक काल में लोहा आया और सबसे पहले लोहे के जहां हमको साक्ष्य मिलते हैं, लोहे के जहां हमको साक्ष्य मिलते हैं वो उत्तर प्रदेश में एक जगह है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा एक जगह कहां है? यूपी के अंतर्गत है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, जहां से लोहे के हमको प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और वो कौन से काल की बात है? उत्तर वैदिक काल की। सवाल पूछा गया है दोस्तों काफी बार कि लोहे की खोज कौन से काल के अंतर्गत देखने को मिली? तो उत्तर वैदिक काल के बाद हमको लोहा देखने को मिला। इस लोहे की वजह से हम लोग देखते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन हमको देखने को मिला। क्या आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला भाई? अब जंगल, क्या जंगल कुल्हाड़ी से, तांबे की कुल्हाड़ी से हम लोग साफ कर सकते हैं क्या बहुत जल्दी से? कांसे की कुल्हाड़ी से नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा मात्रा में जंगलों को साफ किया जाने लगा। सबसे ज्यादा मात्रा में जंगलों को साफ करके कृषि के रूप में कन्वर्ट किया जाने लगा। खेती के नए नए औजार बनाए जाने लगे। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब राजा के पास में तलवारें भी किसकी होने लगी? लोहे की। जितने सारी सामग्रियां थी वो सब किसकी होने लगी? लोहे की। तो आप और अधिक मात्रा में अपनी सेना को क्या कर सकते हो? मजबूत कर सकते हो। और यही एक कारण रहा कि एक जनपद ने दूसरे जनपद पर अटैक किया, दूसरे ने तीसरे पर, तीसरे ने चौथे पर, और ये जनपद क्या बन गए? महाजनपद काल। आगे जाकर हम लोग देखेंगे कि इन जनपदों ने किसका रूप ले लिया? महाजनपदों का रूप ले लिया। और लगभग कितने महाजनपद देखने को मिलते हैं? 16। काशी, कौशल, मगध, अंग, वत्स, चेदी, सबके बारे में पढ़ेंगे। मल्ल, ठीक है? यहां तक की कहानी समझ में आई ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में क्या होगा मित्रों फिर? कि ब्राह्मणों की जो सुप्रीमेसी वो ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि जो कर्मकांड और जो यज्ञ हैं वो बहुत ज्यादा खर्चीले हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, आम आदमी के बस की बात नहीं है। उस दौर में क्षत्रियों के, 2 क्षत्रियों के द्वारा, जिनमें एक का नाम है महावीर स्वामी और एक का नाम है गौतम बुद्ध, ब्राह्मण सत्ता के खिलाफ 2 नए धर्मों की स्थापना होती है, जैनिज्म और बौद्धिज्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसकी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना से याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल की घटनाओं के बाद ही उत्तर वैदिक काल में होने वाली जो आडंबर थे, जो ढोंग ढकोसले थे, जो यज्ञों की महंगी और खर्चीली व्यवस्था थी, उन सबके एवज में, उन सबसे घबरा करके, उनसे डर करके, या उनकी परिणति के रूप में 2 धर्मों की स्टार्टिंग होती है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और ब्राह्मण धर्म को क्षत्रिय धर्म ने क्या किया? डिफीट किया यहां पर आकर के। जैनिज्म और बौद्धिज्म कहते थे कि यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर आपको ऐसे ही मिल जाएगा।
महंगे यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी आदमी को खाना खिलाने की मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में कोई दान करने की आवश्यकता नहीं है। आप शुद्ध सरल और संयमित जीवन अगर जियोगे तब भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा किसने कहा? जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने कहा। सिर्फ करना क्या है? झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करनी है। और ये लोग क्या चाह रहे थे? वैसे लोग बेसिकली कौन थे? जो खेती और पशुपालन का कार्य करते थे। जब उनके बैलों की बलि दी जाने लगी वैश्यों की, तो उन लोगों ने कौन से धर्म को अपनाया? जैन और बौद्धिज्म को अपनाया। शूद्र, जिसका उत्तर वैदिक काल में स्थान बहुत ज्यादा निम्न हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया इन तीनों वर्णों की सेवा करते करते, उसने भी किसको अपनाया? जैन और बौद्धिज्म को अपनाया। खुद क्षत्रिय तो उसको लाने वाले थे ही, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। महावीर स्वामी ने जैन धर्म बसाया और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म बसाया। क्लियर? अब आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि इन सारे के सारे 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद जिसका नाम है मगध, ये मगध महाजनपद इन 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा सामने आया, खुद को लेकर के प्रेजेंट किया उसने, यानी कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था इनमें से? मगध। कारण क्या था उसके पीछे? क्योंकि मगध जो कि बिहार के आसपास का इलाका था, पहली बात तो सब जगह पहाड़ियों से घिरा हुआ था चारों तरफ से। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर लोहा प्रचुर मात्रा में था। क्या प्रचुर मात्रा में था? लोहा। इन सब चीजों की वजह से हम लोग आगे जाकर के देखेंगे कि मगध जो साम्राज्य है, ये जो मगध जो साम्राज्य है, ये बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना कहां से होगी? भारत के अंतर्गत मगध साम्राज्य से होगी। और इस मगध साम्राज्य में हम लोग देखेंगे मित्रों कि सबसे पहले जो वंश आएगा वो आएगा बृहद्रथ वंश। इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई रोल नहीं है, सिर्फ इतना से याद रखना है कि मगध साम्राज्य पर पहला वंश कौन सा था? तो बृहद्रथ वंश था, जिसका संस्थापक भी कौन था? बृहद्रथ ही था। अभी सिर्फ लोड नहीं लेना है, आराम से समझना है। हम लोग प्राचीन भारत के सिलेबस को लेकर के चर्चा करेंगे अभी बस, क्योंकि हमारा प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम मध्यकालीन भारत के सिलेबस को लेकर के चर्चा करेंगे ऐसे ही, फिर हम आधुनिक भारत के सिलेबस को लेकर चर्चा करेंगे। कारण मैं क्या चाह रहा हूं, आप लोगों के दिमाग में खाका पेश हो जाए और उसके बाद स्टोरी को हम लोग आराम से सेट कर देंगे। फैक्ट सेट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात क्या है? कंटिन्यूटी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता ही अच्छा, फिर ऋग्वैदिक काल आया, फिर उत्तर वैदिक काल आया, फिर जैनिज्म बौद्धिज्म आया, फिर महाजनपद काल आ गया, फिर मगध साम्राज्य आ गया। क्लियर? ये चीज हमको याद रखनी है पूरी की पूरी। तो हम लोगों ने देखा कि मगध साम्राज्य की स्टार्टिंग हो जाती है और मगध साम्राज्य में पहला जो वंश आता है उसका नाम क्या है? बृहद्रथ वंश। इसके संस्थापक कौन थे मित्रों? इसके संस्थापक थे खुद बृहद्रथ। इस बृहद्रथ के बाद में अगला जो वंश हमको देखने को मिलेगा वो कौन सा है? हर्यक वंश। इंपॉर्टेंट वंश है बहुत ज्यादा, और मगध साम्राज्य के अंतर्गत सबसे पहली बार अगर किसी ने मगध साम्राज्य को स्टेब्लिश करने का कार्य किया, स्थायी करने का कार्य किया, तो वह हर्यक वंश था। और इस हर्यक वंश का संस्थापक कौन था हमको याद रखना है? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। याद रखना इंपॉर्टेंट है, सारे वंशों के संस्थापक याद रखने, सारे वंशों के प्रतापी शासक कौन कौन से थे वो भी हमको याद रखने, किस किस राजा ने कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कार्य किया वो भी हमको याद रखना है, और संस्थापक और अंतिम ये दोनों चीजें हमको याद रखनी है अगर इतिहास को ठीक से समझना है तो। ये जो बिंबिसार था, इस बिंबिसार ने इस मगध साम्राज्य के ऊपर कौन से वंश की नींव रख दी? हर्यक वंश की नींव रख दी। अगर सवाल पूछा जाए, और बहुत बार सवाल पूछा गया है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था? बिंबिसार था। क्लियर? इस बिंबिसार के बाद अगला राजा बनता है कौन? अजातशत्रु। कौन बनता है अगला राजा? अजातशत्रु। इस अजातशत्रु की एक बात हमको सबसे ज्यादा याद रखनी है, इस अजातशत्रु के समय में दो घटनाएं हुई। पहला, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध इन दोनों को निर्वाण की प्राप्ति किसके काल में हुई? अजातशत्रु के काल में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगीति हुई राजगृह बिहार में। भाई एक जगह है सप्तपर्णी गुफा, वहां पर पहली बार बौद्ध संगीति हमको देखने को मिलती है। अजातशत्रु के बाद अगला राजा बनेगा उदयन। कौन बनेगा? उदयन। सिर्फ घटनाएं याद रखनी है, डेट अभी याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो हर्यक वंश के बाद का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद कौन राजा बना? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद राजा कौन बना? उदयन। कौन बना? उदयन। इस उदयन ने, सबसे इंपॉर्टेंट बात उदयन के बारे में जो पूछी जाती है और बहुत बार सवाल पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? उदयन ने।
गंगा और सोन नदी इन दोनों के किनारे पर एक नगर की स्थापना की किसी ने, उदयन ने, और उस नगर का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। क्लियर? समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? एक और इंपॉर्टेंट बात रखनी है हर्यक वंश के बारे में। आरएस के अंतर्गत बहुत बार सवाल पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत सवाल पूछा गया है, आपकी और भी बहुत सारी एसएससी और रेलवे के एग्जाम के अंतर्गत सवाल पूछा गया है। और सवाल क्या पूछा गया था कि निम्न में से किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? पितृहंता, पितृ यानी पिता, पप्पा, पिताजी, और हंता यानी मारने वाला। यानी ऐसा कौन सा वंश है जिसने अपने पिता को मारा? तो याद रखना है वो वंश कौन सा है? हर्यक वंश। क्योंकि बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु की हत्या किसने की? आगे जाकर के उदयन ने। किसने कर दी भाई? उदयन ने। क्लियर? इतना सब समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों के? इस हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वो था नागदशक। नीचे लिखा हुआ है, कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। जिसकी हत्या कौन कर देगा? शिशुनाग कर देगा। याद रखना, अंतिम राजा हर्यक वंश का नागदशक था, जिसकी हत्या कौन कर देगा मित्रों? शिशुनाग। और कौन से वंश की स्थापना कर देगा? शिशुनाग वंश की स्थापना कर देगा। तो यहां पर याद रखना, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। याद रखना है कि इस बात में कोई चीज याद नहीं रखनी। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग के बाद में अगला राजा बनता है कौन? कालाशोक। इसी का एक और नाम मिलता है काकवर्ण। यहां से सवाल पूछा जाता है कि द्वितीय बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई? पहला सवाल। तो किस राजा के काल में हुई दूसरी बौद्ध संगति? कालाशोक या काकवर्ण के समय में। सबसे इंपॉर्टेंट बात। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि कालाशोक या काकवर्ण कौन से वंश का राजा था? शिशुनाग वंश का राजा था। क्लियर? सबसे पहले बृहद्रथ वंश पढ़ा, फिर हर्यक वंश पढ़ा। हर्यक के बाद ये मगध साम्राज्य पर राज करने वाले वंश हैं। हर्यक के बाद कौन सा आ गया? शिशुनाग। अंतिम राजा नंदीवर्धन की हत्या कर दी किसने? शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। और इसमें दो राजा इंपॉर्टेंट है, शिशुनाग और कालाशोक और काकवर्ण। एक ही नाम है, कालाशोक और काकवर्ण। और दूसरी बौद्ध संगति किसके समय में हुई? कालाशोक या काकवर्ण के समय में। और पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन। और इस नंदीवर्धन की हत्या कर देगा कौन? महापद्म नंद। और कौन से वंश की स्थापना कर देगा मित्रों? नंद वंश की। कौन से वंश की स्थापना कर देगा? नंद वंश की। कौन करेगा? महापद्म नंद। तो नंद वंश का संस्थापक कौन हुआ यहां पर? महापद्म नंद। इस महापद्म नंद के समय में आप लोग देखेंगे किसका अटैक होगा भारत के ऊपर? सिकंदर का अटैक होगा। ये वो वाला दौर चल रहा है जब भारत के ऊपर सिकंदर का अटैक होगा। सिकंदर जो कि यूनान का राजा है और पूरे के पूरे विश्व को जीतने के लिए वो आगे बढ़ रहा है। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करेगा तो उसका मुकाबला बहुत सारी अन्य आटविक जनजातियों से होगा, जंगली जनजातियों से होगा। और आप लोग आगे जाकर के देखेंगे कि झेलम और चिनाब नदियों के तट पर सिकंदर का मुकाबला एक बहुत महत्वपूर्ण शासक से होगा। इसका नाम है पोरुस या पोरस। और ये जो पोरस है ये सिकंदर के सामने झुकने से इनकार कर देगा और ये कहेगा कि मैं मेरी इंच भर भी जमीन किसको नहीं दूंगा? सिकंदर को नहीं दूंगा। आगे जाकर के दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसका नाम है हाइडेस्पीज का युद्ध। क्या नाम है इस युद्ध का? हाइडेस्पीज का युद्ध। इस युद्ध का एक और नाम मिलता है झेलम का युद्ध। और इस युद्ध का एक और नाम मिलता है बेतस्ता का युद्ध। आगे जाकर के आप लोग पढ़ेंगे कि बेतस्ता जो कि प्राचीनतम नदी है, इसका नया नाम क्या है? झेलम नाम है। अस्किनी का चिनाब है, परोसनी का रावी, ऐसे हम पढ़ेंगे सारी नदियों के नाम। क्लियर? सवाल पूछा गया है तो यहां में याद रखना झेलम का प्राचीनतम नाम क्या था? बेतस्ता। इसी झेलम या बेतस्ता के किनारे कौन सा युद्ध हुआ? हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ सिकंदर और पोरस के बीच में, जिसमें ऐसा मानते हैं कि पोरस की सेना ने सिकंदर की सेना के दांत खट्टे कर दिए। लेकिन लास्ट टाइम में एक तीर आकर के पोरस के आंख में लग गया, जिसकी वजह से उसकी सेना जो थी वो वापस भागने लगी। या हाथियों का जो ट्रुप था पूरा का पूरा, उन हाथियों ने, बरसात का मौसम था तो अपने ही सैनिकों को कुचलना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से पोरस हार जाता है। पोरस को हारने के बाद में सिकंदर के सामने पेश किया जाता है। सिकंदर उससे पूछता है कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? पोरस एक जवाब देता है बहुत शानदार कि मेरे साथ वही किया जाए जो जीता हुआ राजा एक हारे हुए राजा के साथ में करता है। इस बात को लेकर के, इस बात से इतना खुश होता है सिकंदर कि वो पोरस को उसका राज वापस कर देता है। क्लियर? तो यूनानी आक्रमण होता है भारत के ऊपर सिकंदर का। और सिकंदर से ठीक पहले एक आक्रमण होगा ईरान का, उसका नाम है राजा का दारा, डेसिडेरियस प्रथम या दारा प्रथम।
इसका बेटा आप लोग देखोगे जरक्सिस। 300 मूवी किस किस लोगों ने देखी है, हाथ खड़े करो। ये जरक्सिस जो है ये यूनान के राजा स्पार्टा के राजा से लियोनाइडस से युद्ध करेगा, ये इसी का बेटा दारा प्रथम का। और यही दारा प्रथम है जो पहली बार विश्व के अंतर्गत अभिलेखों को लिखने की परंपरा का स्टार्टिंग करता है। अभिलेखों को लिखने की सबसे पहले परंपरा किसने दी, दारा प्रथम ने दी। सबसे पहले सिंधु पर आक्रमण करेगा ये, और भारत पर होने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी माना जाता है कौन, ईरान का दारा प्रथम। इससे पहले हालांकि साइरस अटैक करता है लेकिन वो असफल आक्रमण माना जाता है। तो सफल आक्रमण किसने किया था भारत में सबसे पहली बार, दारा प्रथम ने या डेसिडेरियस फर्स्ट ने। सिंधु को अपना 20वां प्रांत बनाता है कौन, दारा प्रथम। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूनान के अंतर्गत सिकंदर आ जाएगा, और सिकंदर जो है वो दारा तृतीय को हरा देगा आगे जाकर के। और जहां जहां पर दारा के उत्तराधिकारियों का शासन था वहां पर किसका शासन हो जाएगा, यूनान का। लेकिन आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि जब पोरस हार जाता है और सिकंदर की सेनाएं आगे बढ़ती हैं तो सिकंदर की सेनाएं इतनी थक जाती है, इतनी हैरान हो जाती हैं कि वो ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। और ऐसा कहते हैं कि सिकंदर, जिसने कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा या उसने कभी भी अपनी पराजय स्वीकार नहीं की, आज पहली बार अपनी सेना से हार गया। और ब्यास नदी के बाद जब उसकी सेना ने आगे जाने से इनकार कर दिया तो पूरी की पूरी सेना उसकी कहां चली गई, वापस चली गई यूनान के अंतर्गत। क्लियर, ये चीज हमको याद रखनी है। तो दो आक्रमणकारी इस समय देखने को मिले हमको, एक तो सिकंदर और एक दारा। दारा पहला आक्रमणकारी था, सिकंदर दूसरा आक्रमणकारी था भारत के ऊपर। यह वो दौर था जब भारत में किसका शासन था, यहां पर महापद्म नंद का शासन था। उसके बाद हम लोग देखते हैं नंद वंश का अंतिम जा सकता कौन, धनानंद। ये घनानंद बहुत ज्यादा विलासी प्रवृत्ति का और बहुत ज्यादा अत्याचारी प्रवृत्ति का आदमी था, ऐसा मानते हैं। इस धनानंद के दरबार में एक दिन चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त आता है। तीनों नाम एक ही आदमी के हैं, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। वो आता है, इसको अपमानित करता है कौन, धनानंद। कौटिल्य इस बात से गुस्सा हो जाता है और वो कसम खा के जाता है कि जब तक नंद वंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि इस धनानंद को मारने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है कौन, कौटिल्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके कहां पर अटैक करवाता है, इस नंद वंश के ऊपर, धनानंद के ऊपर। और इसको मार करके धनानंद को कौन से वंश की स्थापना कर देता है, मौर्य वंश की। कौन से वंश की स्थापना कर दी भाई, मौर्य वंश की स्थापना कर दी। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्लियर, समझ में आई कि नहीं आई। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोग मगध साम्राज्य पढ़ा। मगध साम्राज्य हम लोगों ने क्या पढ़ा, बृहद्रथ वंश पढ़ा। फिर हम लोगों ने हर्यक वंश पढ़ा। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश पढ़ा। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश पढ़ा। और नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी। यहां पर हम चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे पूरा का पूरा। भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या क्या कार्य किया, क्लियर। लेकिन इतना याद रखना है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने राज्य को मजबूत करेगा। इस चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला जो राजा बनेगा मौर्य काल का, मगध की ही बात कर रहे हैं अभी, वो कौन बनेगा, बिंदुसार। काफी टैलेंटेड राजा होता है बिंदुसार भी। संपत्ति में मिला हुआ जो मौर्य साम्राज्य था, बिंदुसार ने उसको ना सिर्फ बढ़ाया अपितु और अन्य राज्य भी उसने जीते बिंदुसार ने। लेकिन यहां पर एक कसक बिंदुसार के अंतर्गत रही, वो किसे नहीं जीत पाया, कलिंग को नहीं जीत पाया। कलिंग एक जगह है उड़ीसा में जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग को नहीं जीत पाया कौन, बिंदुसार। इस बिंदुसार के बारे में दो चीज हमको याद रखनी है। इसके समय में सीरिया और मिस्र, यहां के दो राजाओं ने अपने अपने दो राजदूत भेजे बिंदुसार के दरबार में। एक सीरिया के राजा ने भेजा, एक मिस्र के राजा ने भेजा। इसके अलावा और कोई सवाल यहां से पूछा नहीं जाता बिंदुसार से। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा कौन बना, बिंदुसार। दो राजाओं ने अपने यहां पर राजदूत भेजे, एक मिस्र के राजा ने, एक चीन के राजा ने। क्लियर। आगे जाकर के हम लोग देखेंगे चीन नहीं है, मिस्र के राजा ने, एक सीरिया के शासक ने, माफी चाहूंगा, क्या है, सीरिया। सीरिया का राजा था एंटियोकस, जिसने अपना राजदूत भेजा कौन, डाइमेकस। और मिस्र का राजा था टोलमी फिलाडेल्फस, जिसने अपना राजदूत भेजा कौन, डायोनोसियस। याद रखना है। सीरिया का राजा कौन था, एंटियोकस, उसमें भी पीछे कस लगा हुआ है। और उसने कौन सा भेजा, डाइमेकस। और मिस्र का टोलमी फिलाडेल्फस, उसने भेजा कौन, डायोनोसियस। याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सीरिया के राजा से बिंदुसार तीन चीजों की मांग करेगा।
सवाल पूछा गया यहां से, सिर्फ कहानी के रूप में समझना है, लोड नहीं लेना है। 3 चीजों की मांग करेगा, किस किस की? अंजीर की, शराब की और बौद्ध और दार्शनिक की। सीरिया का राजा क्या कहता है बिंदुसार से कि भाई देख 2 चीज तो हम भेज देंगे, शराब भेज देंगे, अंजीर भेज देंगे, लेकिन दार्शनिक कानून, दार्शनिक जो है यूरोप का कानून दार्शनिक भेजने की इजाजत नहीं देता। ऐसा कौन मना कर देता है? सीरिया का राजा मना कर देता है बिंदुसार से। तो ये चीज हमें याद रखनी है। इस बिंदुसार के बाद अगला राजा कौन बनेगा? अशोक, जिसको पुराणों में चंडाशोक, काला अशोक कहा गया। यानी कि ऐसा माना गया है कि अशोक बहुत ज्यादा क्रूर प्रवृत्ति का आदमी था, क्रूर प्रवृत्ति का आदमी था। ऐसा ज्यादातर उसको दिखाया गया बौद्ध धर्मों के अंतर्गत अशोक को, कि बहुत ज्यादा क्रूर था। बेसिकली अशोक इतना भी क्रूर नहीं था जैसा कि लोगों ने और लोगों ने बताया कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की। ऐसा नहीं है मित्रों, वो सब इसलिए किया गया ताकि बौद्ध धर्म वाले इस बात को प्रूफ कर सकें कि देखिए ऐसा आदमी जो कि बहुत ज्यादा अत्याचारी था, बहुत ज्यादा क्रूर प्रवृत्ति का था, जब उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो वो एक तरफ एकदम से क्या हो गया? बहुत ज्यादा शांत हो गया, बहुत ज्यादा अहिंसक हो गया, उसने हिंसा छोड़ दी। क्लियर? लेकिन याद रखना है कि ये जो अशोक है ये आगे जाकर के किस पर अटैक करेगा? कलिंग पर। कलिंग कहां पड़ता है? उड़ीसा में। 2 वजहों से अटैक करेगा। पहला, कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा व्यापारिक मार्ग के एकदम बीच में आता है क्या? कलिंग। क्लियर? तो अशोक करेगा कलिंग पर आक्रमण, और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद हम लोग देखेंगे कि कलिंग में जो मारकाट हुई उस घटना से द्रवित होकर के अशोक जो है वो युद्ध नीति का परित्याग कर देगा, युद्ध नीति को छोड़ देगा, और युद्ध नीति को छोड़ करके वो धम्म नीति का परिपालन करेगा। यानी कि जब उसके समझ में आता है कि मेरा उद्देश्य जो है वो लोगों को मारना काटना नहीं है, मेरा उद्देश्य क्या है? लोगों की रक्षा करना है, प्रजा की रक्षा करना है, प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने हैं। तब वो क्या करता है? बड़े बड़े अभिलेख खुदवाता है, उनको सार्वजनिक जगह पर टांगेगा सबको, और ये कहेगा कि राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, सैनिक कैसे होने चाहिए, राजा के अधिकारियों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक राजा कल्याणकारी राजा कैसे कैसे हो सकता है, उन सबकी वो चर्चा करेगा इन शिलालेखों के ऊपर। हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्लियर? इस पूरे दौर में हम लोग देखेंगे कि मौर्य काल का अंतिम राजा हुआ कौन? बृहद्रथ। याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है हम लोग भूल गए। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानेगा। कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला, जहां पर जाकर के सल्लेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर देगा। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्लियर? इस मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर देगा। कौन? शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र शुंग। कौन करेगा मित्रों? पुष्यमित्र शुंग। किसकी हत्या कर देगा? बृहद्रथ की। और बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग कौन से वंश की नींव रख देगा? शुंग वंश की नींव रख देगा। ये पुष्य है ना, पुष्यमित्र। इस पुष्यमित्र का अगला बेटा बनेगा कौन? अग्निमित्र। पुष्यमित्र से एक बात हमको याद रखनी है, पूछी गई बहुत बार। इस पुष्यमित्र का एक पुरोहित था। कौन? दुनिया के हर, भारत के अंतर्गत हर घर में ये प्रोडक्ट मिलेगा, पतंजलि का टूथपेस्ट, पतंजलि का साबन, पतंजलि के बिस्किट। क्लियर? तो जो पतंजलि था ये पुष्यमित्र का कौन था? राजपुरोहित था। याद रखना है। पतंजलि एक किताब लगता है आगे जाके, पतंजलि का महाभाष्य, पूछी गई किताब है काफी बार कि महाभाष्य पुस्तक के रचयिता कौन है? तो पतंजलि है। क्लियर? इस पुष्यमित्र के बाद अगला राजा कौन बनेगा? अग्निमित्र। इस अग्निमित्र के बारे में कालिदास जी ने जो नाटक लिखा उसका नाम है मालविका अग्निमित्र, जिसमें मालविका और अग्निमित्र दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में बताया गया है। याद रखना है, ये वही वाला अग्निमित्र है। अंतिम शुंग शासक कौन है? सुशर्मन। इसकी हत्या कर देगा कौन? वासुदेव। और कौन से वंश की नींव रख देगा? कण्व वंश की नींव रख देगा। कौन? सुशर्मन। क्लियर? और कण्व वंश के बाद हम लोग देखेंगे मित्रों कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक नया वंश हमको देखने को मिलता है। कौन सा? आगे चलते हैं। इस पूरी सिनेरियो के दौरान हम लोग देखेंगे कि ये पूरा काल हुआ मौर्य काल का, और मौर्यों के, अब देखेंगे हम लोग मौर्य के बाद का काल। तो मौर्यों के बाद में हम लोग देखेंगे शुंग, सातवाहन, ये सब मौर्यों के बाद के काल के हैं। और जब भारत में शुंग डायनेस्टी चल रही थी, ठीक उसी तरह समय में शक आक्रमण करेंगे, हून आक्रमण करेंगे और कुषाण अटैक करेंगे। शकों का सिर्फ हमको एक राजा याद रखना है। कौन? रुद्रदामन, जिसका अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख।
हुनों में हमको दो आदमी याद रखने, तोरमान और मिहिरकुल। कौन कौन से? तोरमान और मिहिरकुल। और कुषाण शासकों में सिर्फ हमको एकमात्र राजा याद रखना है, कौन? कनिष्क, जो कि 78 ईस्वी में जाकर के कुषाण वंश की स्थापना करेगा। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे सातवाहन शासकों के बारे में। इन सातवाहन शासकों हम पढ़ेंगे सिमुक के बारे में, सातकर्णी प्रथम के बारे में। सातकर्णी प्रथम के बाद अगला राजा बनेगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन कौन? सिमुक बना। संस्थापक कौन है सातवाहन वंश का? सिमुक। सिमुक के बाद अगला राजा कौन बना? सातकर्णी प्रथम, जो कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक भी माना जाता है, पहला प्रतापी शासक सातकर्णी प्रथम। फिर कौन बना? गौतमीपुत्र सातकर्णी। फिर कौन बना? यज्ञश्री सातकर्णी। याद रखना है इसके बारे में कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत दो ही बार मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है, एक बार सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत और एक बार सातवाहन काल के अंतर्गत। जितने सारे सातवाहन राजा हुए हैं उन सब लोगों ने अपनी माता का नाम अपने नाम के पहले लगाया है। इसका मतलब क्या हुआ? वो सब लोग कौन सी व्यवस्था के अंतर्गत विश्वास रखते थे? मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत विश्वास रखते थे, यानी कि महिलाओं का योगदान रहता होगा राजकाज चलाने के को लेकर। क्लियर? सातवाहन वंश के बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश, जिसे हम लोग क्लासिकल युग भी कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं भारत का। किसको? गुप्त काल। इस गुप्त काल में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल की स्थापना किसने? संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, पहला प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद अगला राजा पढ़ेंगे हम समुद्रगुप्त, 100 युद्धों का विजेता और भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसको। किसको? समुद्रगुप्त को। ये प्रसवोद्धरण और गहन मोक्षानुग्रह, ये दो नीति अपनाएगा भारत को जीतने के लिए। जो दूर के राज्य हैं वहां अपनाएगा ये गहन मोक्षानुग्रह, जो पास के राज्य हैं वहां अपनाएगा प्रसवोद्धरण, जड़ से उखाड़ फेंकना। क्लियर? अश्वमेध यज्ञ करेगा, बिना बादन प्रकार के सिक्के सीखे हैं, व्याघ्रंता प्रकार के सिक्के सीखे हैं समुद्रगुप्त के। क्लियर? और इसको लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। क्यों कहा गया है हम चर्चा करेंगे आगे जाकर के, सिर्फ स्टोरी के रूप में सिलेबस समझना भी हमको। समुद्रगुप्त के बाद अगला राजा बनेगा कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसके समय में शकों का आक्रमण होगा और शकों को मार करके उपाधि धारण कर लेगा किसकी? सकारी की। किसकी उपाधि धारण कर लेगा ये? शकों को मार करके सकारी की। क्लियर? इसके बाद अगला राजा बनेगा कौन? कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त का दो बात हमको याद रखनी कुमारगुप्त के बारे में। पहला, कुमारगुप्त का बिलसड़ अभिलेख, और दूसरा कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक भी माना जाता है। पूछा गया सवाल है कईयों बार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त था। एक और इंपॉर्टेंट चीज, गुप्त काल का जो राज चिन्ह था वो था कौन? गरुड़। पहली बार गुप्त काल का राज चिन्ह कुमारगुप्त के समय में क्या देखने को मिला? मोर। क्लियर? कुमारगुप्त के बाद अगला राजा बनेगा स्कंदगुप्त। इस स्कंदगुप्त के समय में किसका आक्रमण होगा? हुनों का। और ऐसा मानते हैं स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में लिखा हुआ है कि हुनों ने जब आक्रमण किया स्कंदगुप्त के ऊपर तो स्कंदगुप्त ने उन्हें मार करके वहां से भगा दिया। हुन आक्रमण का पहली बार उल्लेख कब मिलता है हमको? स्कंदगुप्त के समय मिलता है। यह हुआ हमारा गुप्त काल। इसके बाद मित्रों हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल, और हम लोग देखेंगे कि एक राजा है हर्षवर्धन, और ये राजा कहां है? कहां का है? कन्नौज का। जिसके समय में कौन आएगा? वेनसांग भारत आएगा। कौन भारत आएगा? वेनसांग। याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में कौन भारत आएगा? फायान भारत आएगा, जो किताब लिखेगा फाकाओ की। और वेनसांग किस समय में आएगा? जिसे हम लोग तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, हर्षवर्धन के समय में। और एक पुस्तक लिखेगा सीयू की। क्लियर? इस हर्षवर्धन के मरने के बाद हम लोग मित्रों देखेंगे कि कन्नौज को लेकर के, किसको लेकर के? कन्नौज को लेकर के तीन महाशक्तियों गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच में लगभग 100 साल तक लगातार युद्ध होता है। किसको लेकर के? कन्नौज को लेकर के। कन्नौज पर किसका अधिकार होना चाहिए? जीतता कौन है? गुर्जर प्रतिहार जीतते हैं। और यहां से लेकर के जो आगे तक का काल है उसको हम कहते हैं पूर्व मध्यकाल, और 7वीं से 12वीं शताब्दी तक चलेगा हमारा राजपूत काल। राजपूत काल के बाद हम लोग देखेंगे कि 12वीं शताब्दी के दौरान भारत में अरबी और तुर्की आक्रमण होना स्टार्ट हो जाएगा। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी वंश को हम लोग पढ़ेंगे। इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में हार जाएगा बाबर से, और मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। फिर हम बाबर, हुमायूं, जहांगीर सबको पढ़ेंगे। क्लियर? लेकिन अभी हम जो पढ़ेंगे वो हमारा प्राचीन भारत, तो यहां तक हम लोग पढ़ेंगे हर्षवर्धन तक। आज की क्लास को मित्रों यहीं पर विराम देते हैं, और आशा करता हूं कि जो हिस्ट्री हम लोगों ने कहानी के रूप में देखी कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें अस्तित्व में आई, यह आप लोगों के समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास है
वो स्रोतों को लेकर के है, उस पर हम लोग बहुत शानदार तरीके से चर्चा करेंगे स्रोतों को लेकर के। फिर स्रोतों के बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पर आएंगे। क्लियर? आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।